वेलकम टू एग्जाम शिविर स्कूल एकेडमी। तो बच्चों, एग्जाम शिविर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हमने पिछले 2 लेक्चर में चर्चा करी थी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने हार्ट की एनाटॉमी पढ़ी थी। और साथ में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी जो ब्लड होता है उसका फ्लो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वह शरीर के विभिन्न भागों व हृदय से होते हुए बहता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लियर। और आज की क्लास में हम बात करने वाले जो हार्ट बीट होती है उसका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है और हार्ट बीट क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक होगा रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। आज का अपना टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था उसमें हमने बात करी थी कि किस प्रकार हमारे शरीर में ब्लड का प्रवाह होता है, और साथ में हमने एनाटॉमी भी देखी थी हृदय की, हार्ट की एनाटॉमी के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया था। और साथ में हमने बातचीत करी थी कि किस प्रकार से रक्त जो होता है उसका हमारे शरीर में प्रवाह होता है। तो हमने उसमें देखा था कि पूरे हमारे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो आता है राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल में आने के बाद वो ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में। फिर वहां से वो प्योर होने के लिए, वहां से वो प्योरिफिकेशन के लिए पल्मोनरी आर्क से होता हुआ जाता है ब्लड में, सॉरी लंग्स में। और लंग्स में वहां पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। जो लंग्स की एल्वुलाई की O2 है वो ब्लड को दी जाती है, और ब्लड की CO2 एल्वुलाई को दी जाती है, और इस प्रकार ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। फिर वो प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ आता है अपने लेफ्ट ऑरिकल में, एंड देन लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद वो बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर वहां से वो कैरोटिक सिस्टमेटिक आर्क में एंटर करता है, और फिर डॉर्सल एओर्टा से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में वो रक्त पहुंचाया जाता है। ये हमने बात करी थी। और आज की क्लास में बात करने वाले रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, कि हार्ट बीट का रेगुलेशन कैसे होता है। क्लियर। तो पहले तो हम बात करेंगे हार्ट बीट क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है। अगर हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट का सिंपल साधारण भाषा में इसका मतलब होता है कि 1 मिनट में 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में हार्ट कितनी बार पंप हो रहा है। बीट की बात करें तो इसमें दोनों चीजें इंक्लूड है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा और उसका रिलैक्सेशन होना। मतलब एक बीट की बात करें अपन तो एक बीट का मतलब क्या होता है, अगर एक बीट की बात करें, एक सिंगल बीट की, एक बीट का मतलब क्या होता है, एक बीट का मतलब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट में, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एक बीट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम स्पेशल टर्म का इस्तेमाल करते हैं हार्ट के रेफरेंस में, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। और रिलैक्सेशन को भी हम स्पेशल टर्म यूज करते हैं हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोल। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं डायस्टोल। क्लियर। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एक बीट बोलते हैं। और यहाँ पर हम बात करें हार्ट बीट रेट की, HBR। तो HBR का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में कितनी बीट हो रही है, नंबर ऑफ बीट इन 1 मिनट, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट रेट, HBR। तो HBR का क्या मतलब होता है कि 1 मिनट में कितनी बार, 1 मिनट में कितनी बार सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, उन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एक बीट। क्या बोलते हैं, एक बीट। तो उसी प्रकार 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ बीट्स है उसको हम बोलते हैं HBR, यानी कि हार्ट बीट रेट। क्या बोलते हैं इसको, हार्ट बीट रेट, कि 1 मिनट में
कितनी बार बीट हो रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार सिस्टोल और कितनी बार डायस्टोल हो रहा है। क्लियर। अब हम कुछ एनिमल्स की बात कर लेते हैं जिसमें हार्ट बीट रेट कितनी होती है वो। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे एडल्ट मनुष्य में, एडल्ट ह्यूमन। अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो उनकी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट कितनी होती है। क्लियर। चलो अब बात करते हैं बच्चों में, चाइल्ड में। चाइल्ड की बात करें तो इनकी होती है 100 बीट पर मिनट। इसके बाद न्यू बॉर्न बेबी की बात करें अपन, नवजात शिशु की, न्यू बॉर्न बेबी की, तो न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उनकी हार्ट बीट होती है 120 टू 140 पर मिनट, न्यू बॉर्न बेबी की। इसके बारे में बात करें अपन न्यू बॉर्न बेबी के बाद एम्ब्रियो स्टेज में, भ्रूणावस्था में, एम्ब्रियो स्टेज की बात करें जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब, तो इसकी हार्ट बीट की बात करें तो 160 पर मिनट तक होती है। क्लियर। इसके अलावा और कुछ एनिमल देख लेते हैं अपन, जैसे कि ब्लू व्हेल की बात करें, ब्लू व्हेल की जो कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जंतु होता है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल की बात करें तो इसमें होती है 24 पर मिनट ब्लू व्हेल की। इसके बाद रैबिट की देख लेते हैं, रैबिट खरगोश की, रैबिट की बात करें तो इसकी होती है 210 यानी कि 210 पर मिनट। इसके बाद फ्रॉग, फ्रॉग की बात करें अपन मेढक की तो फ्रॉग की होती है 64 पर मिनट, फ्रॉग की, फ्रॉग की होती है 64 पर मिनट। इसके बाद एलिफेंट, हाथी की बात करें, एलिफेंट तो हाथी की जो होती है वो होती है आपकी 28 पर मिनट, 28 पर मिनट। क्लियर। तो ये कुछ एनिमल है जिनकी हार्ट बीट है, जैसे जैसे एनिमल की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हार्ट बीट भी क्या होती है, कम हो जाती है। एक और हम चूहे में देख लें, अगर माउस में, चूहे में तो इसकी अप्रोक्सीमेट होती है 600 पर मिनट, ये आपके पाई जाती है चूहे में, माउस में। क्लियर। तो ये कुछ एनिमल थे जिनकी हार्ट बीट हमने यहाँ पर बताई है। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ये जो हार्ट बीट जो होती है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, किस प्रकार से इस हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है। अगर हम हार्ट बीट के कंट्रोल की बात करें तो हमारे शरीर में 2 प्रकार से हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है। अगर इसे कंट्रोल की बात करें, रेगुलेशन की, रेगुलेशन ऑफ HBR, तो इसका रेगुलेशन यहाँ पर 2 प्रकार से होता है। पहला रेगुलेशन जो होता है वो होता है नर्वस कंट्रोल, यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा इसका कंट्रोल होना। तो पहला होता है नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल। और दूसरा जो यहाँ पर कंट्रोल है वो होता है आपका हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स के द्वारा, हार्मोनल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल, 2 प्रकार के कंट्रोल यहाँ पर होते हैं। तो आज के लेक्चर में बात करने वाले नर्वस कंट्रोल के बारे में, कि हमारा नर्वस सिस्टम हमारे HBR यानी कि हार्ट बीट रेट को किस प्रकार से नियमित करता है, किस प्रकार से रेगुलेट करता है। क्लियर। चलिए तो जब बात करते हैं अपन नर्वस कंट्रोल की, तो नर्वस कंट्रोल में भी हमारा जो हार्ट बीट रेट होता है उसको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो कौन कंट्रोल करता है, ANS, यानी कि ANS का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ANS कंट्रोल करता है हार्ट बीट रेट को। अब तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर ANS को समझने की कि ANS क्या होता है, क्योंकि तो ANS को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि नर्वस कंट्रोल क्या होता है हार्ट बीट रेट का। क्लियर। तो ANS को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। चलिए तो ANS क्या होता है वो, जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है,
अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, यानी कि बहुत सारी जो नर्व सेल्स होती है वो सारी नर्व सेल्स मिलकर क्या बनाती है, हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है। तो नर्वस सिस्टम के जो बेसिक पार्ट है वो 2 बेसिक पार्ट है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, जो मुख्य रूप से इसके 2 पार्ट होते हैं। एक इसका होता है CNS, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक इसका होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो इसका होता है वो होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो इसका पार्ट है वो हो जाएगा आपका PNS, यानी कि इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे 2 टाइप हो गए नर्वस सिस्टम के, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करिए तो ये क्या करता है, एनालिसिस करता है। समझना इस चीज को, ये क्या करता है, एनालिसिस करता है। एनालाइसिस इन द सेंस, जैसे कि अगर हम किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाए तो वो वस्तु की गर्माहट, यानी कि वस्तु की जो हॉटनेस है, उस हॉटनेस का पूरा विश्लेषण कौन करता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो वस्तु, अगर जैसे कि हमारे स्क्रीन पर अगर कोई मच्छर वगैरह बैठ रहा है तो वो दबाव महसूस करते हैं, स्किन एक दबाव महसूस करता है, तो वो प्रेशर का, वो हॉटनेस का, वो हीट का, वो सब एनालिसिस जो होता है वो आप कौन कौन करेगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी एक ऐसा सेंटर है जहां पर वातावरण से जो भी सिग्नल मिलेंगे, बाह्य वातावरण से, उन सारे सिग्नल्स का क्या होगा, एनालिसिस होगा। तो एनालिसिस का सेंटर कौन सा है आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो इसके अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको पढ़ना होता है ब्रेन। ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ANS को अगर अच्छे से समझना है तो हमें इन सब की जानकारी होना आवश्यक हो जाता है, इसीलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा होता है, पहला हो गया ब्रेन, दूसरा इसका जो पार्ट है वो है स्पाइनल कोर्ड। स्पाइनल कोर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड ये दोनों आपके किसके पार्ट हो जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड दोनों, यानी कि एक तो मुख्य रूप से ब्रेन होगा, ये मुख्य रूप से ब्रेन होगा, और इस ब्रेन से निकलकर एक लंबी संरचना निकलेगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोर्ड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड ये दोनों आपके किसके पार्ट हो जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। मतलब ये दोनों क्या करेंगे, सिग्नल का एनालिसिस करेंगे। ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, सिग्नल का एनालिसिस, जो भी संवेदना उनको मिल रही है शरीर से, उस संवेदना का वो विश्लेषण करते और इसके बाद क्या करते, एक कमांड देते हैं। पहला तो क्या हो गया, एनालिसिस, और दूसरा काम क्या हो जाएगा इनका, कमांड देना। तो कमांड भी कौन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देते हैं कमांड देना। ये काम भी आपका कौन करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। कमांड देने का काम भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो क्या होता है। वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के बेसिस पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट किए हुए हैं। कितने पार्ट किए हुए, 2 पार्ट किए हुए। एक तो इसमें होता है जो ब्रेन से निकलने वाली, मतलब इसमें क्या आएगी, नर्व आती है, इंक्लूडेड नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती है, इंक्लूड नर्व। और नर्व की बात करें, नर्व क्या है, नर्व की हम बात करें तो नर्व होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के समूह को हम क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। अब न्यूरॉन जो होता है, एक सिंगल न्यूरॉन की बात करें, एक सिंगल न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है, उस सेल बॉडी के चारों तरफ क्या निकले होते हैं, आपके डेंड्राइट्स निकले होते हैं, और एक लंबा क्या होता है,
एक्सॉन होता है और उस लंबे एक्सॉन के एंड पर क्या होते हैं, टीलोडेंड्रिया लगे होते हैं। तो ये आपका एक एक्सॉन, ये क्या है, एक न्यूरॉन है। ये हमने क्या बनाया, एक सिंगल न्यूरॉन, ये हमने बनाया सिंगल न्यूरॉन। अब इस सिंगल न्यूरॉन, ये सिंगल न्यूरॉन हो गया, अब इस न्यूरॉन से अगला न्यूरॉन जुड़ेगा और फिर इस प्रकार से न्यूरॉन क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे। दूसरा न्यूरॉन जो होगा उस न्यूरॉन में ये वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये हमारे हो गए डेंड्राइट्स। और ये लंबा जो भाग है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्लियर। तो जो अगला न्यूरॉन आएगा उसके क्या होंगे, डेंड्राइट्स। इसके किससे, इस एक्सॉन से जुड़े रहेंगे। एक्सॉन का जो एंड है उसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। तो अगला जो, इसको हम नर्वस सिस्टम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। अभी मुझे एएनएस समझाना है तो मैं आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अगला न्यूरॉन आएगा उस अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स इस टीलोडेंड्रिया से जुड़ जाएगा और एक जॉइंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिनेप्स बनेगा और इसी प्रकार क्या होंगे, न्यूरॉन जुड़ते जाएंगे और इन न्यूरॉन के जुड़ने से क्या बनेगी, एक लंबी नर्व बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक लंबी नर्व बन जाएगी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती है, नर्व आती है और वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन की बेसिस पर ये नर्व दो प्रकार की हो जाएगी। अगर नर्व ब्रेन से निकल रही है, इस ब्रेन से नर्व निकल रही है, ब्रेन भी किसका बना हुआ है, वो भी नर्व का ही, सॉरी वो भी न्यूरॉन का ही बना हुआ है। ब्रेन भी किसका बना हुआ है, न्यूरॉन का ही बना हुआ है। लेकिन जब उसमें न्यूरॉन धागेनुमा संरचना, एक लंबी धागेनुमा संरचना बना लेती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। तो नर्व अगर ब्रेन से निकल रही है तो उस नर्व को हम क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व। तो ब्रेन से निकल रही है तो वो हो जाएगी क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। और अगर स्पाइनल कोर्ड से निकल रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कोर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व। देखो ब्रेन से निकलेगी, साथ में कहां से निकलेगी, स्पाइनल कोर्ड से भी निकलेगी। अगर स्पाइनल कोर्ड से निकल रही है तो उसको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व और ब्रेन से निकल रही है तो क्रेनियल नर्व। तो ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व होती है क्रेनियल नर्व, उनकी संख्या की बात करें तो वो होती है 12 पेयर। कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। किसमें बात कर रहा हूं मैं, रेप्टाइल, एवीज और मैमल, इन तीनों में कितनी होती है, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी किसमें मिलेगी आपको, रेप्टाइल, एवीज और मैमल। RAF का मतलब क्या होगा, रेप्टाइल, एवीज और मैमल। और स्पाइनल नर्व की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 31 पेयर होती है। ठीक है, वो भी किसमें, अगेन रेप्टाइल में, एवीज में और मैमल्स में। इन तीनों में कितनी होती है आपकी, 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व पाई जाती है जो स्पाइन से निकलती है, स्पाइनल कोर्ड से। और अगर ब्रेन से निकलेगी तो कौन सी हो जाएगी, क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कोर्ड से निकलेगी तो स्पाइनल नर्व। क्लियर। ये जो पीएनएस के दो टाइप किए थे वो हमने किसके बेसिस पर किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। किसकी ऑरिजिन, नर्व की ऑरिजिन, कि नर्व कहां से निकल रही है। अगर नर्व ब्रेन से निकल रही है तो कौन सी हो जाएगी, क्रेनियल नर्व। और अगर ब्रेन स्पाइनल कोर्ड से निकल रही है तो कौन सी हो जाएगी, स्पाइनल नर्व। यानी कि देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो नर्व है जो कहां से निकल रही है, ब्रेन से निकल रही है या फिर कहां से निकल रही है, स्पाइनल कोर्ड से। उन नर्व को तो हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो बीच वाला भाग है जिसमें क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से क्या करते हैं, सिग्नल को, मैसेज को एनालिसिस करेंगे और एक कमांड बनाएंगे और उस कमांड को आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो आगे जो प्रोसेस करने का काम करेगा वो आपकी कौन सी करेगी, नर्व करेगी। क्लियर। उस कमांड को आगे फर्दर जो प्रोसेस होता है वो कौन करेगा, आपका नर्व करेगा। तो अब आगे ध्यान देना, अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अगेन दो पार्ट होते हैं, वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि वो नर्व काम कैसा कर रही है। समझना, यहाँ पर नर्व के दो भाग किए हमने। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आती क्या है, नर्व आती है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, आपका नर्व आती है। तो उन नर्व को ऑरिजिन के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अब अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बेसिस बदल गया। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम अगेन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन।
फंक्शन के बेसिस पर हम फिर इसके दो प्रकार करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पर हम इसके कितने पार्ट करेंगे? 2 पार्ट कर देंगे फंक्शन के बेसिस पर। एक तो होती है किसके किसके पार्ट कर रहे हैं अपन? नर्व के पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने किसके पार्ट किए थे? नर्व के पार्ट किए थे, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पर फंक्शन के बेसिस पे नर्व 2 टाइप की होती है। एक तो होती है सेंसरी नर्व, एक होती है आपकी सेंसरी नर्व, और एक होती है आपकी मोटर नर्व। सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। अब देखिए सेंसरी नर्व क्या करेगी? सेंसरी नर्व ये क्या करेगी? सेंसेशन को, संवेदनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। क्लियर? यानी कि देखिए ये ब्रेन हो गया, और ये इससे क्या निकल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये मेरे शरीर का कोई अंग है, सपोज ये अंग है, और अंग क्या होता है? बाह्य वातावरण के संपर्क में रहती है। जैसे कि मैं स्किन की बात करूँ, हमारी त्वचा जो है वो क्या है? बाह्य वातावरण के संपर्क में रहती है। तो अगर मैं किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाता हूँ, तो वो जो हॉटनेस है उसका सेंसेशन कौन रिसीव कर रहा है? स्किन रिसीव कर रही है। और फिर वो स्किन से जो हॉटनेस का जो सिग्नल मिला है, जो सेंसेशन मिला है, स्किन को उस सेंसेशन को कहाँ तक पहुंचाना है? ब्रेन तक पहुंचाना है, ताकि ब्रेन उसको एनालिसिस कर पाए और ब्रेन ये समझ पाए ये वस्तु काफी गर्म है। और ब्रेन फिर एक कमांड भेजता है कि अब ये वस्तु गर्म है, जो इस व्यक्ति के अंगुलियों के टिश्यू को डैमेज कर सकता है। तो फिर ब्रेन एनालिसिस करके एक कमांड भेजेगा कि हमें हाथ हटा लेना है। ये प्रोसेस बहुत मिली सेकंड में होता है। क्लियर? चलिए, तो सेंसरी नर्व क्या करती है? सेंसेशन को रिसीव करती है। कहां से रिसीव कर रही है? अंगों से, ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक पहुंचा रही है। क्लियर? तो अंगों से सेंसेशन को लेकर कहां पहुंचा रही है? ब्रेन तक पहुंचा रही है। तो मैं एरो का साइन ऐसे कर रहा हूं। क्लियर? क्योंकि अब सेंसरी नर्व कौन सी हो जाएगी? तो सेंसरी नर्व की बात करें तो क्या होगा? ये सेंसेशन को, यानी कि सिग्नल को या मैसेज को, जो भी कहो वो, तो सिग्नल को या सेंस को, सिग्नल को सिग्नल को सिग्नल को कहां से कहां पहुंचाएगी? अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो वो नर्व आपके कौन सी हो जाएगी? सेंसरी नर्व, जो कि मैसेज को अंगों से ब्रेन तक पहुंचा रही है। क्लियर? ये तो आपका ब्रेन है, ब्रेन हो गया ये। और ये लंबी जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कहाँ पर होती है? हमें रीढ़ की, अच्छा ये स्पाइनल कोड जो होता है ना, स्पाइनल कोड वो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर वो सेफ रहता है। स्पाइनल कोड पूरी रीढ़ की हड्डी में फैला होता है। चलिए, अब मोटर नर्व की बात करें तो मोटर नर्व क्या करती है? अब देखिए, अगर हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, तो उस वस्तु की हॉटनेस का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाना है। तो वो काम तो कौन सी कर रही है? सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व ने क्या किया कि उस हॉटनेस के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाया। तो इसीलिए वो किसका पार्ट हो गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, क्योंकि वो काम कौन कर रहा है? नर्व कर रहा है। अब मैसेज ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन ने एनालिसिस किया, ब्रेन को समझ में आया कि ये वस्तु गर्म है, इतनी गर्म है कि इस व्यक्ति के टिश्यू उसको सहन नहीं कर पाएंगे, इस व्यक्ति के टिश्यू को ये हॉटनेस जला देगी। अब इस मैसेज का पूरा विश्लेषण करने के बाद ब्रेन एक कमांड भेज रहा है। ब्रेन क्या कमांड भेज रहा है? कि तुम्हें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। वो अपने हाथ को मैसेज भेज रहा है। तो अब ब्रेन मैसेज भेज रहा है, पहले ब्रेन ने मैसेज रिसीव किया। तो ब्रेन ने मैसेज जहां से रिसीव कर रहा है, वो नर्व आपकी कौन सी है? सेंसरी नर्व। और ब्रेन अब जो कमांड भेज रहा है वो किस नर्व के थ्रू भेजेगा? तो मोटर नर्व के थ्रू। तो मोटर नर्व क्या हो जाएगा? मस्तिष्क से अंगों तक संवेदना को ग्रहण करता है, यानी कि मैसेज को कहां से कहां पहुंचा रहा है? वो मस्तिष्क से अंगों की ओर। सेंसरी क्या कर रही है? अंग से मस्तिष्क तक, ऑर्गन टू ब्रेन एंड ब्रेन टू ऑर्गन। तो यहाँ पर क्या होगा? मोटर न्यूरॉन जो होती है, मोटर नर्व जो होती है, वो क्या करती है? सिग्नल को कहां से कहां पहुंचाती है? ब्रेन से, यानी कि मस्तिष्क से, ब्रेन से अंगों तक।
ब्रेन से अंगों तक पहुंचाती है। यानी कि जो सिग्नल है, जो कमांड है, उसको कहाँ से, ब्रेन से अंगों तक पहुंचाने का काम आपका कौन सा करता है, मोटर नर्व। देखिए इस सेंसरी नर्व और मोटर नर्व ये दोनों इसी के अंदर आती है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। कुछ क्रेनियल नर्व कैसी होती है, सेंसरी होती है, कुछ क्रेनियल नर्व मोटर होगी, एज वेल एज कुछ स्पाइनल नर्व क्या होगी, सेंसरी होगी, और कुछ स्पाइनल नर्व जो होगी आपकी मोटर होगी। क्लियर। तो ये दोनों इसी के हिस्से है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, पर हम इसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। किसके बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर, कि वो फंक्शन क्या कर रहे हैं। पहला फंक्शन क्या, वो अंगों से मस्तिष्क तक मैसेज आ रही है तो उसको हम बोलते हैं सेंसरी, और अगर वो मस्तिष्क से अंगों तक मैसेज पहुंचा रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोटर नर्व। क्लियर। तो ये दो प्रकार हो गए पीएनएस के, दो प्रकार की न्यूरॉन होगी, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, दो प्रकार के नर्व होगी। अब आगे ध्यान देना, अभी जो मोटर नर्व है, मोटर नर्व क्या कर रही है, मस्तिष्क से अंगों तक मैसेज पहुंचा रही है। तो इस मोटर नर्व को भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से पार्ट देखिए, ये जो ब्रेन कमांड दे रहा है वो किसको दे रहा है, ब्रेन कमांड दे रहा है वो किसको दे रहा है, क्या वो ऐच्छिक पेशियों को दे रहा है या अनैच्छिक पेशियों को दे रहा है। हमारी बॉडी में बहुत सारी पेशियां होती है जो ऐच्छिक होती है, बहुत सारी अनैच्छिक होती है। जैसे कि मैं अपने हैंड के मूवमेंट को देखूं मैं, तो ये कैसा मूवमेंट है, एक ऐच्छिक मूवमेंट है, मेरी इच्छा से हो रहा है, तो इसमें जो मसल्स होगी, कौन सी मसल्स काम कर रही है, ऐच्छिक पेशियां काम कर रही है, वॉलंटरी मसल्स काम कर रही है। लेकिन मैं मेरी हार्ट बीट की बात करूँ तो हार्ट बीट मेरी इच्छा से नहीं चलने वाली है, वो तो उसकी इच्छा से चलेगी। तो वहां पर जो मसल्स थे वो कौन सी, इनवॉलंटरी मसल्स है। तो अब दोनों जगह ब्रेन कमांड दोनों जगह दे रहा है, मेरा हाथ को भी कमांड दे रहा है जिसकी वजह से मेरा हाथ क्या हो रहा है, मूवमेंट आ रहा है, और दूसरा वो किसको कमांड दे रहा है, हार्ट को भी कमांड दे रहा है जिसकी वजह से हार्ट में क्या हो रहा है, पंप हो रहा है, हार्ट उस पर बीट आ रही है। तो दोनों जगह वो क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, मतलब दोनों जगह नर्व कौन सी है, मोटर नर्व। लेकिन जिसको कमांड दी जा रही है, जिस ऑर्गन को कमांड दी जा रही है उसकी मसल्स अलग अलग प्रकार की है। तो उसके बेसिस पर अगेन इसके टू पार्ट हो जाएंगे। कौन से, कि जो मोटर नर्व से जो ब्रेन मैसेज जा रहा है वो किसको जा रहा है, वॉल्यूंटरी मसल्स, वॉल्यूंटरी मसल्स को जा रहा है। अगर वो वॉल्यूंटरी मसल्स को जा रहा है, वॉल्यूंटरी मसल्स, और वॉल्यूंटरी मसल्स का एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कौन सा, कंकालीय पेशियां, स्केलेटल मसल है ना, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। तो अगर स्केलेटल मसल्स को मैसेज जा रहा है तो उस प्रकार के नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये सिग्नल किसको दिया जा रहा है, वॉल्यूंटरी मसल्स को। और अगर सिग्नल इनवॉल्यूंटरी मसल्स को दिया जा रहा है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स को दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर कार्डियक मसल्स को दिया जा रहा है, हृदय पेशियों को, कार्डियक मसल्स को दिया जा रहा है, या फिर रेखित पेशियों को दिया जा रहा है, तो तब वो जो नर्वस सिस्टम होगा उसको आप क्या बोलोगे, ANS, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर सिग्नल किसको दिया जा रहा है, ऐसे ऑर्गन जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है जिनमें, यानी कि जो अनैच्छिक है, जो हमारी इच्छा से नहीं, उनकी अपनी इच्छा से चलेगी। जैसे कि हम बात करें स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स को भी मैसेज दे सकता है, कार्डियक मसल / स्मूथ मसल। अगर स्मूथ मसल्स की बात करें, ये कहाँ पर होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी को हॉलो ऑर्गन है, खोखले अंग है, उनके इनर लाइनिंग में। खोखले ऑर्गन कौन से, जैसे कि इसोफेगस, इसोफेगस कैसी एक ट्यूब है खोखली, उसकी इनर लाइनिंग, एलिमेंट्री कैनाल की इनर लाइनिंग। अगर फीमेल की बात करें तो उनका जो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, उनकी जो इनर लाइनिंग है। तो वो सब जितने भी हॉलो ऑर्गन है उनकी जो इनर लाइनिंग है, वहां पर आपको कौन से मसल्स मिलेंगे, स्मूथ मसल्स।
क्लियर। और ये स्मूथ मसल्स है तो उनको कमांड, अब क्या ये हमारे इसोफेगस में अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें वो हमारे नियंत्रण में है नहीं, क्लियर। तो लेकिन जो स्केलेटल मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में है। तो जब स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल दिया जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जब इनवॉल्यूंटरी मसल्स को या स्मूथ मसल को या कार्डियक मसल्स को ब्रेन मैसेज देगा तो वो आपके अंदर किस में आ जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था कि नर्वस कंट्रोल, जो हार्ट बीट रेट है उसको कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि इस चीज को समझिए कि जो मैसेज जो बन रहा है, जो उसका एनालिसिस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, लेकिन उसको पहुंचाना कहाँ तक, अंगों तक। लेकिन कौन से अंगों तक पहुंचाना है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स वाले ऑर्गन तक, जो हमारी इच्छा से नहीं चलते। हार्ट बीट हमारी इच्छा से नहीं चलती है ना। तो ऐसे अंगों तक मैसेज पहुंचाना है, तब वो जो नर्व इंक्लूड होती है उसमें कौन सी नर्व इंक्लूड होती है, मोटर नर्व। हालांकि इसमें भी मोटर नर्व ही इंक्लूड है, लेकिन वहां पर क्या है, हमारी इच्छा से वहां पर मूवमेंट हो रहा है। स्केलेटल मसल्स, जिसमें कौन सी मसल्स है, वॉल्यूंटरी मसल्स है। तो ब्रेन से सिग्नल अगर वॉल्यूंटरी मसल्स को जा रहा है तो वो जिस नर्व के थ्रू जाता है उस नर्व से बने नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर ब्रेन से बना हुआ मैसेज किसको जा रहा है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स को जा रहा है, तो उस दशा में, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, वो जो मोटर नर्व है वो किस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। क्लियर। तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए सबसे पहले हमने बात करी, दो प्रकार के सिस्टम बना दिए हमने, एक तो सीएनएस और दूसरा पीएनएस। पीएनएस के भी दो पार्ट कर सकते हैं अपन, कौन सा, एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर। तो इतना डिटेल हम नहीं जाएंगे, जो हम पर्टिकुलर जब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम तभी मैं आपको बताऊंगा आपको मैं कि एएनएस में आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कैसा होता है वो। क्लियर। चलिए तो यहाँ तक क्लियर होगी। तब हमको पढ़ना क्या है, नर्वस कंट्रोल, किस प्रकार से नर्वस कंट्रोल होता है हमारी हार्ट बीट रेट का। क्लियर। चलिए तो इसके पहले मस्तिष्क की थोड़ी संरचना हमें पता होना चाहिए, मस्तिष्क के बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए इसको समझने के लिए। तो हमने एएनएस को समझ लिया कि एएनएस क्या होता है वो। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क को थोड़ा समझ लेते हैं तो ही हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर। चलिए तब मस्तिष्क को देख लेते हैं, ह्यूमन ब्रेन को समझते हैं थोड़ा। चलिए ह्यूमन ब्रेन, अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो मानव मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, इसको तीन भाग में पढ़ते हैं अपन। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट जो इसका वो होता है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा पार्ट जो अपना होता है वो होता है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होते हैं, अगेन इसको दो सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फोर ब्रेन को दो सब पार्ट है, फोर ब्रेन के, फोर ब्रेन के दो सब पार्ट है। एक तो होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, और दूसरा होता है डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। ये दो आपके किसके पार्ट हो जाएंगे, फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं है। क्लियर। और तीसरा जो अपना बचता है कौन सा, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट हम पढ़ते हैं। हाइंड ब्रेन के कितने, तीन पार्ट होते हैं हाइंड ब्रेन के। तो तीन पार्ट कौन कौन से हाइंड ब्रेन के देखिए। एक तो सबसे पहले आता है पॉन्स, पॉन्स, पॉन्स के बाद आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, MO, इसका मतलब क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीसरा जो होता है वो आपका हो जाएगा सेरिबेलम, सेरिबेलम। ये तीन पार्ट किसके हो गए आपके, हाइंड ब्रेन के। तो ब्रेन के मुख्य रूप से तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आप देख रहे हो क्या होता है, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के कोई सब पार्ट नहीं है। और हाइंड ब्रेन को तीन पार्ट में पढ़ते हैं अपन, पॉन्स,
मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं अच्छे से डायग्राम के थ्रू। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम की बात करते हैं अपन। सेरिब्रम जो होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार से संरचना में बना होता है। और सेरिब्रम जो होता है वो किसमें, दो अर्ध गोलार्धों से मिलकर बना होता है। दो सेरेब्रल हाफ से मिलकर बना होता है सेरिब्रम। जैसे कि प्रमस्तिष्क की बात करें तो आधा भाग इस तरफ होगा और आधा भाग इस तरफ होगा। इस प्रकार दो अर्ध गोलार्धों से, दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है सेरिब्रम। ये दो हेमिस्फीयर हो गए। ठीक है, अब इसमें दो भाग होते हैं जो अंदर, एक तो गायरी होता है जो अंदर धसा होता है, और एक सल्कस होता है, सॉरी बाहरी उभरा हुआ भाग क्या होता है गायरी, और अंदर जो धसा हुआ भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कस बोलते हैं। क्लियर, ये सेरिब्रम की स्टडी करेंगे तब देखेंगे। तो दो, आप इतना याद रखना अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए, किसके दो भाग होते हैं, दो हाफ पार्ट होते हैं, सेरिब्रल हाफ जिसको बोलते हैं। क्लियर, और वो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं और उनके बीच में पाया जाता है जॉइंट जिसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। दोनों हाफ जो होते हैं, समझ पा रहे हो, दोनों हेमिस्फीयर, आधा हेमिस्फीयर सेरिब्रम का इस तरफ और आधा हेमिस्फीयर इस तरफ, और दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। क्लियर, कार्पस कैलोसम जिसको हम बोलते हैं ब्रेन जॉइंट या मस्तिष्क संधायनी। तो जो मस्तिष्क की सबसे बड़ी संधायनी है उसका नाम भी कार्पस कैलोसम ही है। क्लियर, चलिए अब तो ये तो हो गया अपना सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम, और अब सेरिब्रम जो होता है उस सेरिब्रम के बीच में यहाँ पर होता है, दोनों सेरिब्रम के बीच में बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि सेरिब्रम में कितने, दो हाफ भाग होते हैं, दो हेमिस्फीयर होते हैं। तो दोनों हेमिस्फीयर के बीच में, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में पाया जाता है आपका डायनसेफ्लॉन, जो कि क्या है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग है फोर ब्रेन का। तो यहाँ पर होता है आपका डायनसेफ्लॉन। एक मिनट, चलिए तो ये अपना हो गया डायनसेफ्लॉन। तो यहाँ पर मिलेगा आपको, ये हो गया डायनसेफ्लॉन। और ये कहाँ पर होता है, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में। कौन सा हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होता है। ये हो गया आपका डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। अब इस डायनसेफ्लॉन के नीचे, यहाँ पर नीचे की तरफ पाया जाएगा आपका मिड ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ हमें मिलेगा अपना मिड ब्रेन। ये हो गया मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के नीचे की तरफ बात करें तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, पॉन्स मिलेगा। इसके नीचे की तरफ मिलेगा पॉन्स, ये वाली संरचना होती है पॉन्स। और पॉन्स के नीचे पाया जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसके नीचे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये लंबी संरचना होती है ऐसी। ये हो गया अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे की तरफ हमको क्या मिलेगा, सेरिबेलम। इसके पीछे हमको मिलेगा सेरिबेलम। ये इसके पीछे ऐसी संरचना में ये अपना होता है सेरिबेलम। ये भी दो हाफ से मिलकर बना होता है, दो सेरिब्रल हाफ होते हैं इसके अंदर। ये हो गया सेरिबेलम। इन सबके नाम लिख देते हैं अपन। चलिए तो ये तो हो गया अपना मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के नीचे क्या होता है, ये पॉन्स हो गया। और पॉन्स के नीचे ये वाली संरचना है उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो है अपना सेरिबेलम। सेरिबेलम। अब यहाँ पर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उस मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, किसके अंदर, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, उस मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पाया जाता है सेंटर। वो सेंटर किसके लिए होते हैं, हार्ट बीट रेट के लिए। किसके लिए होते हैं, हार्ट बीट रेट को
रेगुलेट करने के लिए सेंटर पाए जाते हैं। कहाँ पर? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब सेंटर क्या होते हैं? देखो सेंटर क्या होता है, सेंटर की बात करें तो सेंटर जो होते हैं वो होते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और कुछ नहीं होता है, न्यूरॉन का समूह होता है। और न्यूरॉन अभी हमने देखा था, एक न्यूरॉन की बात करें अपन तो उसमें क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक लंबा एक्सॉन होता है, वो एक न्यूरॉन होता है। तो सेंटर की जब भी बात करिए, एक रेस्पिरेटरी सेंटर भी पढ़ेंगे अपन जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब, तो रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें चाहे कार्डियक सेंटर की बात करें, सेंटर का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पर दो सेंटर होते हैं, कहाँ पर? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। दो सेंटर बनाते हैं अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा में, दो सेंटर, एक सेंटर आगे की ओर होंगे आपके ये, और एक सेंटर यहाँ पर पीछे की ओर होंगे, दो सेंटर मिलेंगे आपको। क्लियर? ये आगे की ओर दो सेंटर हो गए, ये पीछे की ओर दो सेंटर हो, और इन सेंटर्स को अपन क्या बोलते हैं? आगे वाला जो सेंटर है उसको तो हम बोलेंगे कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर। आगे वालों को क्या बोलोगे आप? कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर, कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर, जो कि कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है, वो आपका हो जाएगा कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर। और ये जो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, वो हो जाएगा आपका कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि एक्सीलेटरी सेंटर क्या करेगा, हार्ट बीट रेट को बढ़ाएगा, और इनहिबिटरी जो सेंटर है वो क्या करेगा, हार्ट बीट को कम करेगा, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। और यहाँ पर जो सेंटर है उस सेंटर का मतलब क्या है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेंटर का मतलब क्या होता है? सेंटर, यहाँ पर जो सेंटर है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल न्यूरॉन कैसा होता है बता चुका हूँ, चलो एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, उसके चारों ओर क्या होगी, सॉरी सेल बॉडी होगा, उसके चारों ओर क्या होंगे, ये आपको देख रहे हो डेंड्राइट्स होंगे, और फिर लंबा क्या मिलेगा आपको? एक एक्सॉन मिलेगा, और फिर एक्सॉन से निकल कर क्या निकलेंगे? टीलोडेंड्रिया निकलेंगे। चलिए, तो ये जो संरचना वो क्या, एक सिंगल एक्सॉन होता है, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी, सेल बॉडी। और ये लंबा जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का, उस भाग को अपन क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये एक्सॉन हो गया। और ये छोटी छोटी संरचना है उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और इस पूरी संरचना को जब दिख रही है, ये पूरी संरचना वो क्या आपका एक न्यूरॉन है। ये पूरी संरचना जो यहाँ पर बनाई है मैंने, इस पूरी संरचना को आप क्या बोलोगे? न्यूरॉन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का समझ गए ना, मतलब ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको अपन अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। क्लियर ना? तो बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इनको बड़ी स्ट्रक्चर मत समझना। तो ये जो आप देख पा रहे हो सेंटर जो है, सेंटर का मतलब क्या है? दो सेंटर जो मैंने बनाए, दो ऊपर और दो नीचे, वो सेंटर का मतलब ही क्या है कि वहां पर आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे न्यूरॉन मिलेंगे, उनका पूरा ग्रुप मिलेगा यहाँ पर। क्लियर? अब और न्यूरॉन जो है तो अब न्यूरॉन ही क्यों मिला, कोई और सेल क्यों नहीं मिली? न्यूरॉन भी तो एक कोशिका है, बिकॉज न्यूरॉन एक स्पेशल सेल है जिसके अंदर पावर होता है, एक्साइटेबिलिटी होती है, कंडक्शन का भी उसका कैरेक्टर, उसमें कंडक्शन होता है, साथ में एक्साइटेबिलिटी होती है। मतलब उसमें सिग्नल को कंडक्ट किया जा सकता है, और साथ में एक्साइटेबिलिटी यानी कि उसमें एक्साइट होने की नेचर होती है। ये स्पेशल प्रकार की सेल्स होती है, और एक्साइट होने की नेचर होगी तभी तो वो सिग्नल को क्या करेगी? फॉरवर्ड कर पाएगी। अगर वो उत्तेजित होगी तो ही अगली कोशिका उन क्या करेगी? सिग्नल को ट्रांसफर कर पाएगी। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं अपन कि किस प्रकार से ये कंट्रोल करता है हमारी हार्ट बीट को। क्लियर? चलिए अब ध्यान देना आगे, ये जो कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर है, उस कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर से एक जोड़ी क्या निकलती है? नर्व निकलती है। चलो क्लियर? तो यहां से अपन हार्ट बना लेते हैं पहले, ताकि अपन
क्लियर कर पाए, हार्ट में जा रही है वो नर्व बता पाए अपन। चलिए, तो हार्ट में अपन क्या बनाएंगे, 1 मिनट, थोड़ा अपन उसको चलिए, ये अपना हो गया इंट्राऑक्यूलर सेप्टम। हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमें 2 सेंटर की जरूरत पड़ेगी, 2 नोड की जरूरत पड़ेगी, जो हम बता चुके थे कौन से नोड होता है। एक तो होता है आपका यहाँ पर ऐसे नोड, ऐसे नोड जो कहाँ होता है, राइट ऑरिकल में। और उसी के नीचे एक और नोड होता है अपना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको हमने बोला था एवी नोड, ऐसे नोड और एवी नोड। और इसके बीच में यहाँ पर क्या था अपना, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये अपनी होगी पेपिलरी मसल्स होगी, ये होगी पेपिलरी मसल्स हो गया। यहाँ पर अपने को मिलेगा कौन सा, इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पर ये अपना हो गया डोर्सल एओर्टा। यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स होती है, और यहाँ पर नॉर्मल वेन, फिर कैरोटिक सिस्टमेटिक आर्क। वो हम सब एनाटॉमी कल प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। चलिए, अब आगे ध्यान देना क्या होने वाली चीज़ है वो। अब यहाँ पर जो कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर है, उस कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर से एक जोड़ी नर्व निकलती है। यहाँ से कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर से एक जोड़ी नर्व निकल रही है, जो कहाँ पे जा रही है आपकी, ऐसे नोड पे जा रही है, पूरी एक जोड़ी। देखिए ये अब एक कमांड, ध्यान समझना, अभी कमांड दे रही है किसको, ऐसे नोड, ऐसे नोड को कमांड देगी। यहाँ पर ये जो नोड है अपना, वो कौन सा नोड है, ऐसे नोड है, साइनो ऑरिक्युलर नोड। ऐसे नोड को अपन क्या बोलते हैं, साइनो ऑरिक्युलर नोड। देख चुके अपन प्रीवियस लेक्चर में, साइनो ऑरिक्युलर नोड, जिसको डिस्कवर किसने किया था, 2 साइंटिस्ट थे, कैथ और फ्लैक ने। चलिए, अब यहाँ पर जो 2 नर्व निकल रही है, वो क्या कर रही है, कमांड को दे रही है। अब कमांड कहाँ से, देखिए कमांड कहाँ से जा रहा है, मस्तिष्क जा रहा है। मस्तिष्क से क्यों बोला, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा भी किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो एक्चुअल में ये जो सेंटर है वो है कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। क्लियर, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ब्रेन का मैसेज कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है। अब ये ब्रेन कमांड दे रहा है किसको, यहाँ पर ऐसा साइन कर रहा हूँ, किसको कमांड दे रहा है यहाँ पर, ऐसे नोड को। तो इसीलिए ये जो नर्व होगी वो क्या कर रही है, मैसेज को कहाँ से कहाँ ला रही है, मस्तिष्क से अंगों तक। हार्ट क्या है, ऑर्गन है, इसीलिए कौन से प्रकार की नर्व हो जाएगी, मोटर नर्व। जो मस्तिष्क से अंगों तक मैसेज ला रही है तो मोटर नर्व होगी। लेकिन वो कौन सी मसल्स को, हार्ट की कार्डियक मसल्स है, वो कैसे, इनवॉलेंट्री मसल्स है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स को सिग्नल दे रही है, तो ये कौन से प्रकार का हो जाएगा, मोटर में भी कौन सा हो जाएगा, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS का पार्ट हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए, अब ये जो सिग्नल जा रहा है वो जिस नर्व के थ्रू जा रहा है, इन नर्व को हम बोलते हैं, ये जो नर्व है उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व। इसको हम बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व। और ये जो सिंपैथेटिक नर्व होती है, वो नर्व, ये नर्व क्या करती है, एक विशेष प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती है। तो ये क्या करेगी, रिलीज नॉर एपिनेफ्रीन। किसको रिलीज कर रही है, नॉर एपिनेफ्रीन, ये नाम है नॉर एपिनेफ्रीन। ये क्या, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अभी समझेंगे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है वो। तो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है ये। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है समझिए, यहाँ पर ये जो एंड आपको दिख रही है, ये वाले एंड, ये क्या है, टीलोडेंड्रिया है। तो इस टीलोडेंड्रिया से एक विशेष प्रकार के केमिकल को रिलीज होता है, विशेष प्रकार का केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर। और इस न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, ये रिलीज होता है जो अगले डेंड्राइट्स को मैसेज देता है इसको,
इस वाले पार्ट को, इस अगले अगले डेंड्राइट्स को मैसेज देता है और उस मैसेज को क्या किया जाता है, आगे फॉरवर्ड किया जाता है। मतलब सिग्नल्स वाले पार्ट पर रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो सिम नॉरएपिनेफ्रिन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो क्या करता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो ये हार्ट बीट रेट को बढ़ाता है, HBR को क्या करता है, बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है। तो HBR को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर, और उससे निकलने वाली नर्व, कौन सी नर्व है, सिंपैथेटिक नर्व, जो क्या रिलीज कर रही है, नॉरएपिनेफ्रिन। उसकी वजह से हार्ट बीट क्या होती है, अपनी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी वो ध्यान समझना, किस प्रकार से बढ़ेगी। अब ये ऐसे नोड को सिग्नल देगी, ये बढ़ाती कैसी है, ऐसे नोड में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती है। तो ऐसे नोड में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे, यानी कि टाइम कम लगेगा, जल्दी जल्दी होंगे, तेजी से होंगे, तो वो मैसेज फिर आगे किसको देता है, ध्यान देना यहाँ पर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ऐसे नोड सिग्नल किसको देता है, देखना किसको दे रहा है, एवी नोड को। किसको दे रहा है, एवी नोड को। और ऐसे नोड एवी नोड को सिग्नल जिसकी सहायता से दे रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। इसको हम बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे यानी कि दो नोड के बीच का रास्ता, इंटरनोडल पाथवे। तो उसके जरिए मैसेज दे रहा है। और ये जो संरचना है उसको हमने क्या बोला था, ये तो क्या आपको पता ही है, क्या है, एवी नोड है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। ये हमारा हो गया एवी नोड। और एवी नोड से फिर आगे क्या निकलते हैं, बंडल ऑफ हिज्ड। इससे आगे निकलते हैं बंडल ऑफ हिज्ड। ये बंडल ऑफ हिज्ड निकल गई। और बंडल ऑफ हिज्ड से निकलने के बाद यहां से फिर दोनों वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं, ऐसे फैल जाते हैं। ये बंडल ऑफ हिज्ड दोनों वेंट्रिकल में इस प्रकार से फैल जाएंगे, कुछ इस प्रकार से, सब छोटी छोटी ब्रांचेस बना देंगे इस प्रकार से। पूरे वेंट्रिकल में ये सिग्नल को क्या कर देंगे, सर्कुलेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे वेंट्रिकल में। और इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं पुरकिंजेस फाइबर। कल के लेक्चर में बता चुका हूँ, ये पुरकिंजेस फाइबर, पुरकिंजेस फाइबर। वेट, इसको अच्छे से लिखते हैं अपन, पुरकिंजेस फाइबर। तो अब क्या क्या होगा कि जो मैसेज, अब यहाँ पर जो मैसेज आया सिंपैथेटिक नर्व, वो मैसेज कहाँ पर जाएगा, ऐसे नोड में। ऐसे नोड में जाने के बाद कहाँ जाएगा, इंटरनोडल पाथवे में। फिर कहाँ जाएगा, एवी नोड में। फिर कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिज्ड में। ये वाला पार्ट कौन सा है अपना, बंडल ऑफ हिज्ड। ये बंडल ऑफ हिज्ड। तो फिर वहां से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिज्ड। बंडल ऑफ हिज्ड में जाने के बाद वो बंडल ऑफ हिज्ड क्या करता है, आगे जाकर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ये जो चीजें वो सब और कुछ नहीं है, नर्व है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, न्यूरॉन का समूह है, जो क्या बना रही है, एक धागेनुमा संरचना बना रही है, जिसको हम बोलते हैं नर्व, यानी कि तंत्रिका। चलो, तो यहाँ से अब ये जो दोनों दोनों वेंट्रिकल में फैल गई है ये। अब जब ये दोनों वेंट्रिकल में फैल गई उसको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। अब देखो यहाँ से सिग्नल आया, सिंपैथेटिक नर्व ने रिलीज किया नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन ने क्या किया, ऐसे नोड में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया, यानी कि उनको तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। वो सिग्नल वो कहाँ पर भेज रहा है, इंटरनोडल पाथवे में। वहां से वो कहाँ भेज रहा है, एवी नोड में। तो एवी नोड भी क्या होगा, जल्दी जल्दी पंप होगा। और एवी नोड से वो मैसेज कहाँ पर चला गया, पुरकिंजे पुरकिंजे फाइबर में। और पुरकिंजे फाइबर भी क्या होगा, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन भी जल्दी होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों बढ़ गए, दोनों का टाइम पीरियड कम हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों बढ़ गई। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एक बीट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में सिस्टोल और रिलैक्सेशन को डायस्टोल। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल और डायस्टोल दोनों में क्या हो गया, दोनों में दोनों का टाइम पीरियड कम हो गया और दोनों जल्दी जल्दी होने लगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका हार्ट बीट रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर यहां तक, हाँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब आगे हम बात करते हैं
चलिए अब दूसरी चीज की बात करें, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर की। तो कार्डियक एक्सीलरेटरी सेंटर का कार्य समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। तो नाम से ही क्लियर है, इनहिबिटरी। इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है? इनहिबिन करना, यानी कि संदमन करना, कम करना, किसी चीज को दबाना, कम करना। तो ये क्या करेगा? हार्ट बीट रेट को कम करेगा। अब कम कैसे करता है वो देखिए। अब यहां पर अगेन क्या होगा, चलिए अब यहां से आपकी नर्व निकलेगी, जो कौन सी नर्व हो जाएगी? ब्लैक कलर से शो कर देते हैं अपन। चलिए यहां से भी एक नर्व निकलेगी, जो अगेन कहाँ जा रही है? ऐसे नोड में ही जा रही है। दो नर्व निकलेगी, इन दोनों नर्व को सिंपैथेटिक नर्व बोलते हैं ना, किसी एक को नहीं, इन दोनों को बोलते हैं, दोनों नर्व को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व। अब ये भी क्या करेगी? कमांड देगी, ये भी तो कमांड दे रही है ना। तो इन दोनों को कंबाइनली, इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो आपका कार्डियक एक्सीलरेटरी सेंटर से कौन सी निकल रही है? सिंपैथेटिक नर्व। और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर से कौन सी निकलेगी? पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो इससे जो निकल रही है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व ये आपके कहां से निकल रही है? कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर से निकल रही है। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है बेटा, ये रिलीज करती है, ये भी एक विशेष प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है। रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक विशेष प्रकार के रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं। और वो से न्यूरोट्रांसमीटर जो कहां से रिलीज हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व से। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है ACH। इसका मतलब क्या होता है? एसिटाइल कॉलिन। एसिटाइल कॉलिन, एसिटाइल कॉलिन, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कॉलिन। और ये एसिटाइल कॉलिन क्या करेगा? हार्ट बीट रेट को कम कर देगा। ये क्या करेगा? हार्ट बीट रेट को कम कर देगा, HBR को कम करेगा। ठीक है, वो क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बढ़ा कैसे रहा था? बात करें अपन सिंपैथेटिक हार्ट बीट रेट कैसे बढ़ा रहा था कि बात करें तो क्या वो क्या लिखना है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ऐसे नोड। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नोड में ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ऐसे नोड में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण क्या होगा? हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी। क्लियर? और यहाँ पर एसिटाइल कोलिन हार्ट बीट रेट को कैसे कम करेगा? तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसमें? ऐसे नोड में। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ऐसे नोड यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ऐसे नोड वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मैं एरो का साइन नीचे कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? कम हो गया। और एरो का साइन ऊपर करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया? बढ़ गए। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आप बढ़ गए, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहे? कम हो गए। फिर यहाँ तक तो ये था आपका कौन सा? पहला रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट रेट। वो भी कौन सा कंट्रोल? ये हो गया आपका नर्वस कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? नर्वस कंट्रोल, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड हो रही है? नर्व इंक्लूड है। अच्छा एक और चीज, ये जो चारों नर्व आपको दिख रही है, चारों नर्व कौन से प्रकार की नर्व है? मोटर नर्व है। कौन सी नर्व है? मोटर नर्व है। और मोटर नर्व क्या करती है? अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही, मोटर नर्व क्या करेगी? ओह शिट, चलो ये अपना था सेरिबेलम। फिर से लिख देते हैं इसको। ये था अपना सेरिबेलम। और ये जो दोनों नर्व थी वो कौन सी थी? मोटर, मोटर नर्व थी।
क्योंकि दोनों क्या कर रही है, ब्रेन से सिग्नल को कहाँ तक पहुंचा रही है, हार्ट तक पहुंचा रही है। इसीलिए दोनों कौन से प्रकार, चारों कौन से प्रकार की है, मोटर नर्व। लेकिन दो तो क्या कर रही है, हार्ट बीट रेट को बढ़ा रही है, जिनको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व, और दो जो होते हैं वो हार्ट बीट रेट को कम कर रही है, जिनको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। क्लियर है तक? चलिए अब यहाँ पर ये जो कंट्रोल था वो कौन सा कंट्रोल था आपका, नर्वस कंट्रोल। अब एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल की जब बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे दो ग्लैंड का। एक होती है एड्रिनल ग्लैंड और दूसरा होता है थायराइड ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पार्ट है, वहां से एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है, एड्रिनलिन हार्मोन। वो एड्रिनलिन हार्मोन क्या करेगा, हार्ट बीट रेट को बढ़ा देगा। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो भी क्या करेगा, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है वो भी क्या करेगा, हार्ट बीट रेट को बढ़ा देगा। क्लियर? तो ये था आज की लेक्चर, आज का लेक्चर जिसमें हमने बात करी है नर्वस कंट्रोल हार्ट बीट रेट का। एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहले तो क्या पढ़ा, एएनएस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने ब्रेन के बारे में हल्की सी जानकारी रखी क्योंकि हमको मेडुला ऑब्लोंगेटा को समझना था। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो प्रकार के सेंटर है, एक होता है आपका कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर और दूसरा होता है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। ये दो प्रकार के सेंटर है। कार्डियक एक्सीलेटरी सेंटर से आप देख रहे हो वन पेयर नर्व निकल रही है, जिनको हमने क्या बोला था, सिंपैथेटिक नर्व। क्या बोला, सिंपैथेटिक नर्व। ये सिंपैथेटिक नर्व जो है वो क्या रिलीज कर रही है, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, यूं कहा जाए तो क्या है, ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, एक प्रकार का केमिकल मैसेज है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या करेगा, हार्ट बीट रेट को बढ़ा देगा। किस प्रकार से बढ़ाता है, तो यहाँ पर क्लियर है, वो क्या करता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है। किसमें, ऐसे नोड में। तो ऐसे नोड से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो वो मैसेज इंटरनोडल पाथवे में जाएगा, वहां से होते हुए कहाँ जाएगा, एवी नोड में। एवी नोड से किसमें फैल जाएगा, पुरकिंजेस फाइबर में। किसमें, पुरकिंजेस फाइबर। और पुरकिंजेस फाइबर कहाँ पर है, दोनों वेंट्रिकल्स में है। तो पुरकिंजे फाइबर्स को मैसेज मिला है कि हमको कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी करवाना है, तो क्या होगा, वेंट्रिकल जल्दी जल्दी पंप होगा। क्लियर? तो हार्ट बीट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरी जो नर्व है, दूसरा जो सेंटर है वो कौन सा है, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। सेंटर क्या है बता चुका हूं मैं, सेंटर क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है। और एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपके सामने है ये वाली। और ऐसे कैसे बहुत सारे न्यूरॉन जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। और ये जो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर है वहां से जोड़ी वन पेयर नर्व निकल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो भी क्या रिलीज कर रही है, न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन क्या करता है, आपके हार्ट बीट रेट को कम करता है। किस प्रकार से कम करता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसमें, ऐसे नोड में कम कर देगा। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नोड में कम हो जाएंगे तो ऐसे नोड क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी पंप नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा। और वही मैसेज आगे क्या होगा, सर्कुलेट होगा। और इस प्रकार से हार्ट बीट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए, आज इतना ही। और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। थैंक यू।